तामुन फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आपको प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर मैं एक बंद कमरे में तो नज़र आऊँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे माशरे की नशोनुमा और ख़ास तौर पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बढ़ती हुई जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और किसानों की परेशानी है। क्योंकि किसान इसलिए कोई भी फसल लगाता है ताकि उसे मुनाफा हो सके, मुनाफा बख्श कारोबार कर सके। अगर उसे मुनाफा नहीं होता तो वो रवायती फसलों से हट जाता है। रवायती फसलों से हटता है तो अजनास की कमी का सामना करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। हम एक अयूब सच की लैब के अंदर मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर है। डॉक्टर आबिद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर हम अंदर ही चलेंगे ताकि हम यहीं से आगाज़ करते हैं। एक मुनफरिद और बड़ी यूनिक चीज़ जो है इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस की, पहले भी रवायती तरीके से पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद इस वक्त की कीमियाई खादों ने उन सब को बेड़ा कर दिया और हम एक मखसूस सेक्टर की तरफ बढ़े, जिनको हमने बाद में माफिया का नाम भी दिया और जो एहतजाज भी करते रहे, शॉर्टेज भी होती रही। लेकिन उसके बरक्स हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पड़ी है। और फिर जब हमारे किसान सवाल करते हैं कि हमारे जो रिसर्च अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है फिर जब हम इन पर तनकीद करते हैं तो फिर इनका अच्छा काम भी दिखाएँ जो ये कर रहे होते हैं। मखसूस सिर्फ 200 रुपये में 1 एकड़ का आप महलूल लेंगे और आप अपने ही फसल, अपने ही खेतों से पैदा होने वाली प्रोडक्ट से जब फसल ले लेते हैं, उसके बाद उसी के बकाया जात से अपनी खाद तैयार कर सकते हैं, जो कीमियाई खादों से ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा पैदावार देती है, जिसमें हम फी एकड़ यील्ड कहते हैं, वो बेहतर करती है। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जब मैंने इंट्रो दे रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना ही आसान है तो फिर हम कहाँ थे, तो फिर ये देरी किस चीज़ की, या क्या बहुत सारी कमर्शलाइजेशन ने या इश्तिहारात ने मोड़ा हुआ लोगों को इस तरफ आने दिया जा रहा है? तो ये बायो फर्टिलाइज़र है क्या? सबसे पहले जी, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है। ये हमारा बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर तो बहुत देर से काम हो रहा है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो पाकिस्तान में भी हमारा अदारा काफ़ी देर से इस्टेब्लिश है, लेकिन हम अपनी ट्रायल भी कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बना के अपने ज़िम्मेदार भाइयों को दे भी रहे हैं। उसकी कॉस्ट सिर्फ 50 रुपये है, एक पैकेट की आधा किलो का पैकेट है और वो हम सीड को ट्रीट करते हैं और वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे माहौल दोस्त हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और वो करते क्या हैं कि वो प्लांट्स की जड़ों के अंदर नोड्यूल्स बना देते हैं, ख़ास तौर पे लेग्यूमिनस क्रॉप्स में, और जो फलीदार फसलें हैं उनमें नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हवा से। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हमारे पास हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च जारी है और हमने वो डेवलप भी कर लिए हुए हैं, जो कि ज़मीन की फिक्स हुई फास्फोरस को सॉल्बलाइज करते हैं। तो वो फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया भी हमारे पास मौजूद हैं और इस पैकेट में जो हम दे रहे हैं ये ज़िम्मेदार भाइयों को, किसान भाइयों को, इसमें वो बैक्टीरिया मौजूद हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये बायो फर्टिलाइज़र जो माहौल दोस्त हैं, इनका कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कोई डर नहीं है। और ये माहौल दोस्त इस वजह से भी हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्रीन हाउस गैसेज में अगर कमी चाहते हैं तो बायो फर्टिलाइज़र को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जहाँ एक बैग 5,000 का 10-12 हज़ार का है और जो 14-14 हज़ार भी टाइम पे चले जाता है, ऑफ टाइम में नीचे आ जाता है, प्राइम टाइम में वो ऊपर चले जाता है, पीक टाइम में। और ये जो है ये आप अपनी फसल से, यानी कि कौन कौन सी फसल है जिसका हम जो नड़ है वो तल्फ करें, तो उसके बाद इसको मैं आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बता दूं तो डॉक्टर साहब उसे ज़्यादा बयान करें क्योंकि ये साइंटिफिकली बोलेंगे। मैं ज़रा पेंडू ज़ुबान में, आम ज़ुबान में, मेरी अपनी ज़ुबान में बोल देता हूँ कि बेसिकली जब हमारी फसलों का फुजला होता है उसको रूटा के साथ तल्फ करने के बाद ये बैक्टीरिया अगर उसके ऊपर छिड़काव कर दें या महलूल इस्तेमाल कर लें तो वो जो अंदर तल्फ हुई चीज़ें उसके न्यूट्रिएंट्स और उसकी अफादियत बढ़ जाती है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम उसके ऊपर भी हमारी रिसर्च जारी है, दूसरा साल उसका ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं उनको डाइजेस्ट कैसे जल्दी किया जाए, ख़ास तौर पे जो राइस है, राइस के क्रॉप रेजिड्यूज जो स्टबल्स हैं वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, तो हमारे ज़िम्मेदार अक्सर आग लगा देते हैं और ये माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं और ख़ास तौर पे नवंबर में और उन्हीं डेज में हमारी स्मोक आती है, स्मोक का मसला बन जाता है। और कहते हैं शेखपुरा बेल्ट में, गुजरात बेल्ट में, शेखपुरा सियालकोट बेल्ट में मत जाइएगा मोटरवे पे, वहीं पैचेस सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो चावल का धान सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे नहीं है, ये इंडिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ साथ जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ पे इकट्ठे ही आग लगाते हैं तो वो स्मोक का बहुत ज़्यादा बायस बनते हैं। हमारे भी ज़िम्मेदार आग लगाते हैं और ज़िम्मेदार से जब कहें कि आग ना लगाएं तो वो ये कहता है कि मुझे फिर इसका हल बताएं। तो उसके हल के ऊपर ज़मीन भी कमज़ोर हो रही होती है, उसे ये भी नहीं अंदाज़ा कि उसकी ज़मीन जो है उसे बंजर कर रहा है और पर एकड़ यील्ड कम कर रहा है उसकी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जब उसको आग लगा देते हैं तो उसकी ऐश बन जाती है और जब टनों के हिसाब से उसने ज़मीन में हल अगर कर दें, उसको मिक्स कर दें, रूटावेट कर दें, तो वो टनों के हिसाब से हमारा ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादे की मिकदार को बढ़ा देता है। और हमने यहाँ पे एक तजर्बा किया यूब रिसर्च में, जिस ज़मीन का नामियाती मादा 0.71% था, उसमें जब हमने रूटावेट किया पहले साल में तो वो 0.91 हो गया। इतना नामियाती मादे की मिकदार बढ़ गई उसको रूटावेट करने से। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप बजाय उस फसल को आग लगाएं, वो एक तो हमारे माहौल के लिए फिर मौसमियाती तब्दीलियों का बहुत मसला बन जाता है और फिर स्मोक का, उससे बचाव के लिए उसको हल कर दें तो एक तो आपके नामियाती मादे की मिकदार बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे आपका ये होगा कि ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और जो आप खादें डालते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर साहब आपके साथ हूं। हसन थोड़ा सा ज़रा बुलंदी से अगर कैमरा के, क्योंकि लाइट हमें तंग करेगी थोड़ा सा। ये हमारे पास ये कल्चर है, ये सारा देखें, इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फिर इसके साथ साथ हमारे पास नाइट्रोजन है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो इनमें से जो सर्टिफाइड आपके पास एक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं, ये किस फसल के बाकियात पे करने के लिए? ये देखें, ये कंसोर्शिया है, इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोनों मौजूद हैं। ये एजोस्पाइरलम बैक्टीरिया की एक ऐसी वैरायटी है जो कि उसकी नोड्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा जरखेज़ बना देता है। यानी कि अगर हम आम जुबान में मैं जैसे सवाल कर रहा हूँ ताकि किसानों को समझ आए, कौन कौन सी फसल पे अगर जिसके बाकियात हम जब तल्फ करें रूटा के साथ, उनके ऊपर इनका छिड़काव? जी, हमने जो ट्रायल किया था, हमने इंडिया से एक प्रोडक्ट बनाई थी क्योंकि नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल मटेरियल था इंडिया के रिलेटेड। उनके एक प्रोडक्ट का नाम है पूषा, तो हमने वो वहाँ से दुबई के थ्रू मंगवाई बड़ी मुश्किल से, उसको अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि पहले साल में जो हमारी अपनी प्रोडक्ट थी उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी दूसरा साल उसका जारी है रिसर्च का, जैसे ही उसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देंगे कि ये वाली प्रोडक्ट अगर फसल के ऊपर स्प्रे कर दी जाए तो ये 20 से 21 दिन के अंदर वो उसको डिकम्पोज कर देती है। जो आपकी बायो फर्टिलाइज़र है, ये किन किन फसलों की बाकियात तल्फ करने के बाद कारआमद साबित हो जाती है, या हर एक के लिए मुख्तलिफ महलूल है, मुख्तलिफ? जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 2 फसलों के अगेंस्ट कर रहे हैं, एक तो गंदम और दूसरा राइस। राइस के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम राइस का बनता है, उसकी पराली गलती सड़ती नहीं है और मौसम भी कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए हमारी प्रायोरिटी थी कि राइस और वीट के लिए हम आगे जाके मेज़ और इसी तरह कपास की जो छड़ियाँ हैं इसके ऊपर भी स्प्रे करेंगे ताकि वो जल्दी रूटावेट करने से डिकम्पोज हो जाएँ और वो ज़मीन का जरखेज़ी का बायस बने। ये हमारे बायो फर्टिलाइजर कामयाबी हुई है, ये इसके ऊपर अभी काम जारी है। और इससे पहले कौन कौन सी कामयाबी हुई? जो कामयाबी हुई है वो 2 फसलों के ऊपर हुई है, वीट और राइस के ऊपर। ये बेहतरीन वो जा रही है और इसका इनके जो बाकियात है वो तल्फ हो जाते हैं और वो 19 से 20 और 21 दिन तक वो डिकम्पोज हो जाते हैं बिल्कुल। और जब जो पहला टाइम था वो 40 दिन तक था और 40 दिन तक वो स्ट्राप पड़े रहते थे। तो राइस के जो काश्तकार हैं वो उनके जो बाकियात हैं, उनके जो नड़ बचे होते हैं, उनको तल्फ करके इसका छिड़काव करें, इस्तेमाल करें तो अगली फसल के लिए टाइम बच जाता है और ज़मीन भी जखेज़ हो जाती है और रेडी हो जाती है, जल्दी रेडी हो जाएगी वीट की सोइंग के लिए और वो उसके साथ जरखेज़ी का भी बायस बनेगा। तो इसके अलावा कौन कौन सी फसल है जो आपने अभी तक तजर्बा जिसमें अच्छे नतीजे, जैसे कि आपके पास टेस्टिंग के लिए भी इस वक्त चीज़ें नहीं पड़ी हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, राइस के ऊपर अभी ट्रायल लगा हुआ है ये हमारे पास, क्योंकि हमारी रेगुलेटरी लेबॉर्ट्री है और ISO सर्टिफाइड लैब है हमारी। ये प्रोडक्ट हमारे पास आती हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस और इसी तरह फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर FCO का जो कंट्रोल ऑर्डर है उसके तहत भी हम सैंपल को फिट और अनफिट डिक्लेयर करते हैं और जो प्रोडक्ट मार्केट में अनफिट होती है वो अनफिट का उसको करते हैं और उसके ऊपर फिर केस रजिस्टर होता है। डॉक्टर साहब फिर मेरा सवाल वही है कि कितने और फसलों के ऊपर हो चुका है, कौन कौन से कोई मेन चारे? हम देखें जी, हर फसल के ऊपर काम कर रहे हैं। मूंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सोयाबीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बरसीम, जंतर, वीट, राइस, कॉटन, और जो भी फार्मर्स को फसल होती है वो हमसे पूछता है कि मैंने इस फसल को ये जरासीमी टीका लगाना है, तो वो फिर हम उसकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका जरासीमी टीका तैयार कर देते हैं उसको। हमारे पास कल्चर पड़े हुए हैं। एक फर्टिलाइज़र आपने तैयार किया, बायो फर्टिलाइज़र, तो ये अभी सिर्फ 2 के लिए आप रिकमेंड करते हैं या जिस मर्जी के लिए? नहीं, ये हम हर फसल के लिए रिकमेंड करते हैं।
लेकिन सिर्फ फार्मर को बताना ये होता है कि मैंने इस फसल को लगाना है, फिर हम उसकी रिकमेंडेशन देते हैं ताकि उसके कि टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर पीछे लुक आफ्टर होता है, उसको feedback है। प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। उसको फिर ये कहते हैं कि 1 एकड़ में अगर आपने कुछ फसलें हैं जिनको हम 6 पैकेट रिकमेंड करते हैं, कुछ फसलें, ज़्यादातर जो फसलें हैं उनको 4 पैकेट रिकमेंड करते हैं, और हम कहते हैं कि ये सीड को ट्रीट करके, बिफोर सोइंग सीड को ट्रीट करके उसमें फिर बिजाई कर दें। ये मुतबादल है कीमियाई खादों का? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये 20 से 25% तक फसलों की बढ़ोतरी और यील्ड में इंक्रीज़ का बायस बन रहा है। और ये एक दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये माहौल दोस्त है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे ये फार्मर्स खुद भी तैयार कर सकते हैं, हम उसको तरीका बता देते हैं कि वो रूढ़ी गली सड़ी खाद लेके उसके अंदर ये बैक्टीरिया के पैकेट लेके उसको एक ख़ास माहौल दे के, तो उसमें ये 20 से 25 दिन के बाद आप उस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। और ज़मींदार के लिए ये फ़ायदा होगा कि अगर इसको अप्लाई करेंगे तो जो उनकी जो कीमियाई खादें डालने से जो ज़मीन में फिक्सेशन हो गई है फास्फोरस की और उसका नुकसान का बायस बनती हैं, वो फसलों के लिए अवेलेबल नहीं होती, तो वो भी अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। और ये इसका फ़ायदा, ये बहुत ज़्यादा देर पा फ़ायदा है, देर पर फ़ायदा, और इसके फ़वाइद से यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। अयूब सच की जो भी अच्छी काफ़ी हम उससे सामने लेके आते हैं, और ये रिसर्च लैब है जिसके अंदर चीज़ें चल भी रही हैं, टेस्टिंग हो भी रही है, बाकायदा ISO सर्टिफाइड लैब है, जिनके हम तो दुआ करेंगे ये चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ें। हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है को इसके ऊपर अमल दरामद करें, इसको अमल पैरा हों, इसको अडॉप्ट करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद हैं। जब बायो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं वो मौजूद हैं, फीमेल साइंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। क्या आप रिकमेंड करती हैं बायो फर्टिलाइज़र किस हद तक फ़ायदेमंद है? अगर इसकी आदाद शुमार, क्योंकि साइंटिस्ट की ज़ुबान ज़्यादा अच्छी समझ आती है किसान को, हम तो आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एतमाद होता है कि जो ऑथेंटिक पर्सन होता है। तो आप ऑथेंटिकली इसको कैसे रिकमेंड करेंगी कि बायो फर्टिलाइज़र किस हद तक फ़ायदेमंद है किसान के लिए एज़ कम्पेयर टू कीमियाई खादों की? कीमियाई खादों के साथ साथ अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये पैदावार को 10 से 15% जो है वो बढ़ा देता है उसका। तो कीमियाई खादों का ये मुतबादल तो नहीं है, लेकिन हम अगर उसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्रॉप में जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में और यील्ड में इन्हांस है। कीमियाई खादों की बात करें तो उनकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर बढ़ जाती है किसान की। अब देखें, गंदम जो 1200-1300 थी, गुज़िश्ता साल 2200 तक थी, आज वो 4000। वही मैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम 50% जो है वो कीमियाई खादों को रिड्यूस कर दें और साथ हम बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें तो हमारी जो पैदावार है वो सेम आएगी। अगर हम 100% जहाँ पे यूज़ करते हैं कीमियाई खादें, उसकी निस्बत अगर हम 50% कीमियाई खादें इस्तेमाल करें और साथ में बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो पैदावार सेम आती है। और एक जो ज़मीन के अंदर खासतौर पे हमारा किसान जलाओ की तरफ बहुत ज़्यादा आता है कि जितना भी नट बच गया, फुजला बच गया, उसको जलाकर ज़मीन के साथ भी एक जुल्म जो मेरे ख्याल में हर आम बंदे को पता है, लेकिन किसान शायद इस चीज़ को भी समझने कासिर है। वो समझता है मैं इतनी मेहनत करने की वजह से आग लगा देता हूँ, तो रात तक जल जाएगी, सुबह आगे नई फसल लगा नहीं, इसकी निस्बत हम ये रिकमेंड करते हैं बजाय उसको जलाने के उसको कंपोस्ट बना ले। उसका उस कंपोस्ट में ये बैक्टीरिया काफ़ी काम करते हैं, इनोकुलम, कि उसकी कंपोस्ट अच्छी सी बन जाती है और वो ज़मीन में अगर मिक्स किया जाए ना तो नामियाती मादे का काम करती है। बजाय कि जल के वो राख हो जाए, ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा इससे। तो कीमियाई खाद जो होती है ना वो तो आपको एक दफ़ा फसल दे देती है, लेकिन वो आधी मिलती है आधी फ़िक्स हो जाती है। जो ये बायो फर्टिलाइज़र है ना, इसका काम ये है कि वो उसको जो फिक्स होने की तरफ जाती है ना उसको भी सोलबलाइज करने में ये हेल्प मदद करता है। तो क्या इससे ज़मीन की लाइफ भी अच्छी होती है? क्योंकि एक तरफ कीमियाई खादों की बात करें तो वो आपने जो बात की तो सही, एक मखसूस प्रोडक्शन के ऊपर चले जाते हैं हम कीमियाई खादों से, क्योंकि हमारे अगर पुराने बुजुर्गों की बात करें तो टोटल बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर चलते थे और बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्शन ली है। और फिर हमारे पास वो एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो हम गाय भैंसों से ज़ाया कर देते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करें तो क्या ज़मीन की लाइफ और उसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है बेहतर हो सकती है? अगर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा डाल दिया तो ये साल हर साल चलेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर फ़ौरन डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करते रहें हर क्रॉप के बाद या क्रॉप्स के दौरान भी आप ये जो है फलीदार फसलें इनको इस्तेमाल करते रहें तो भी ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा बरकरार रहता है। हमेशा इस्तेमाल करते हैं कीमियाई खाद करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, आपको पॉपुलेशन को भी फीड करना है, तो वो आपको करनी ही करनी है यूज़। उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन उसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं ताकि उसका पूरी तरह से फ़ायदा लिया जा सके। उसका पूरी तरह से फ़ायदा लिया जा सके। और ख़ासतौर पर कॉस्टिंग जो है, हमारा प्रोग्राम का मकसद ये था कॉस्टिंग
प्रोडक्शन जो है उसको लिमिटाइज़ करने के लिए ये बहुत एक अच्छा पॉइंट आया कि आप 50% जो है उसके इस्तेमाल के साथ अगर इसको इंक्रीज़ कर लें और इसके हर फसल के जब वो आपने छिड़काव करना है उसको भी आप इस्तेमाल वैसे करते साथ इसका इस्तेमाल भी किया जाए तो बेशतर जो आपकी कीमत है एक तो वो कम होगी और साथ प्रोडक्शन में 10 से 15% अगर इजाफा होता है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन फीड करने के साथ आप फ़ायदेमंद कारोबार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किसान दोस्त हमारे से मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि हम कीमियाई खादों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, दूसरी तरफ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं बड़ी तेज़ी से और बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते थे बायो फर्टिलाइज़र का, भैंसों का, गायों का गोबर उनका इस्तेमाल और फजलों को तल्फ़ करना, बैल के साथ जो भी थी खेती बाड़ी बड़ी अच्छी थी, बड़ी फास्ट और बड़ी तेज़ खेती बाड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ हमने खुद अपने आप को मोहताज कर लिया कुछ चीज़ों का। क्या लगता है कि अयूब सच की जो काविश कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है अगर इसे ज़्यादा तेज़ी से और गवर्नमेंट की सरबराही जो है ज़्यादा हासिल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा बलाल डोगर साहब का, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜੂਬ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ, DAP ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ 5000 ਲੈ, ਹਾਂਜੀ 5000 ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੂਬ ਰਿਸਰਚੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇਲ ਤੇਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਇस्तेमाल वास्ते सस्ती हो सके। बहुत शुक्रिया आपके दोस्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। बड़ी खूबसूरत उन्होंने गल की, लेकिन नाल ही अगर अगे चलीए तो किसान नूं फायदा भी बड़ा, क्योंकि अगर वो एक कीमियाई खाद का बोरा पाँदा तो नाल अगर इस खाद नूं 200 रुपए की सिर्फ एक अगर पैकेट है रिसर्चर के मुतावन दे नाल 2-3 पैकेट जिन्हें भी इस्तेमाल करने, वो कह रहे 10 तो 15% प्रोडक्शन वध जाएगी, फीड एकड़ यील्ड, तो फी एकड़ यील्ड वध जाए तो मेरा ख्याल ना उस खाद के पैसे भी निकल जाएंगे, ये तो ना होने के बराबर है, तो उन्होंने कोई बचत भी होएगी तो किसान खुशहाल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, हम सिटी 41 डोगर साहब के शुक्रगुजार हैं कि जी किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए खोज निकालते रहते हैं। जिस तरह पहले भी इन्होंने मतलब काफ़ी इस तरह की मतलब खोजें निकाली हैं जिसमें जो किसान उसकी रहनुमाई भी होती है, उसको फ़ायदा भी होता है। इस तरह जिस तरह जवेद साहब ने मतलब पहले बात बताया है, तो इस तरह पहले मतलब जो बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र है जो मतलब इन्होंने काफ़ी देर से मतलब मार्केट में है, लेकिन लोगों को इसका मतलब पता नहीं है।
अब ये लोग जाके बताएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो 4 पैकेट एक एकड़ में डालेंगे तो उनकी जो है मतलब खाद भी कम उनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे कि DAP की बोरी, एक बोरी है 11,000 रुपये की, उस तरह ही जो यूरिया है वो 3100 रुपये की है। अगर वो 4 पैकेट डालें तो 50 रुपये का एक पैकेट आता है। जो बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र है, उसका वो 4 पैकेट एक एकड़ में आते हैं तो 200 रुपये खर्चा आता है। इससे किसान को फ़ायदा होगा, जब फ़ायदा होगा नुकसान भी कम होगा और वो चीज़ को अच्छे तरीके से फ़ायदा कमा सकता है। और जिस तरह पहले हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमारी जो कुदरती खाद है उसका इस्तेमाल करते थे। उसमें वो क्या करते थे, जब वो गंदम काटते थे कभी रात को डंगर एक जगह पर बांध लिए, फिर दिन को फिर किले चेंज कर लिए, उधर डंगर बांध दिए। वो पूरी जितनी गंदम के 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ होती पूरे तकरीबन 15-16 दिन में तमाम डंगरों को उनमें घुमाते थे कि उधर ही पेशाब करते थे, उधर ही वो गोबर करते थे। वो भी खाद के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और इस तरह जब मतलब बरसेम है, बरसेम को मतलब ना वो जब वो 1-2 दफ़ा फसल काट लेते, जब फसल एंड पर होती है तो हमें चाहिए उस फसल को साथ ही बीच में काट दे और साथ ही ज़मीन के साथ ही बोस का दे, क्योंकि उसकी जो जड़ों में बैक्टीरिया होता है। जब बैक्टीरिया होगा तो फसल ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। अगर खाद कम भी हुई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो औसत निकलेगी ज़्यादा निकलेगी। इसलिए अगर पहली दफ़ा ये खाद डालेंगे और आस्ता आस्ता खाद ना होने के काबिल हो जाएगी और उतनी ही औसत निकलेगी। इसलिए तमाम भाइयों को चाहिए कि इससे फ़ायदा लेना चाहिए कम कीमत में। और इतना जो इन्होंने मतलब कोशिश की है और इन किसानों के लिए जो तैयार किया है बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, इनको इनका इस्तेमाल करना चाहिए तमाम आदमी को और अवेयरनेस होनी चाहिए, तमाम को पता हो। और ये भी जो उजूब रिसर्च वाले हैं जिन्होंने ये चीज़ तैयार की है, ये भी गांव-गांव में जाएं, अपना कोई इस तरह को सेंटर खोलें, उधर उनको बताया जाकर भाई ये आप लोग इस तरह फ़ायदे हैं, हम तो फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाया जाए। मैं मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। रन साहब, जब अवेयरनेस के साथ एक चीज़ बड़ी है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आएँ, अगर आपने गंदम और धान की फसल के ऊपर तो चल रहा है, अगर आपने कपास लगानी, कोई और फसल लगानी है तो हमें आके बताएं, हमें आपको टेस्ट करके और मज़ीद बैक्टीरिया अच्छा बना के देंगे ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े। कीमियाई खाद डालें लेकिन उसका तादाद इतनी कम हो जाएगी कि आपकी कॉस्टिंग भी बचेगी और आप मुनाफा बख्श कारोबार की तरफ भी बढ़ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं सिटी 41 और बिलाल डोगर साहब आपके कि हमेशा आपने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क में इसकी जो तरजीहात हैं वो ज़राअत नहीं है। सबसे पहले मैं इसमें ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले ज़मीन का तज्ज़िया होना चाहिए। और जब आपकी मिट्टी का तज्ज़िया होगा और आपके ये इल्म में होगा किसान को कि मेरी ज़मीन में कमी क्या है, इसको ज़रूरत किस चीज़ की है और इसमें किस चीज़ की कमी है। हम करते हैं देसी तरीका, वो जो झटका तरीका जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी, अभी खादों की जो सूरत हाल है वो किसान की पहुंच से बाहर है। जो खादें हैं वो किसान की पहुंच से बाहर हैं। ऊपर से ओवर चार्जिंग, इस पर कंट्रोल ना होना, ये भी किसान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत है जो कुदरती खादें हैं जो अयूब रिसर्च और ज़रई यूनिवर्सिटी तैयार कर रही हैं, ये किसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारे पहले बुज़ुर्ग आपके इल्म में है कि वो जंतर बीज कर उसको रूटावेट कर देते थे और उससे जो है ना ज़मीन की pH भी बढ़ती थी और हमारा जो कुदरती माहौल है वो भी बेहतर होता था। तो इसलिए ये खादें कुदरती माहौल दोस्त भी हैं, सस्ती भी हैं और किसान के लिए बेहतर भी हैं। तो मैं ज़रूर ये किसानों को आपके तवस्सुत से ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि वो इस तरफ आएँ, बजाय इसके कि वो जो खादें वो नुकसान भी दे रही हैं, माहौल को ख़राब भी कर रही हैं और हमारी सेहत पर भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। अभी कुछ फसलें ऐसी हुई हैं जिसमें बड़ा मुनाफा हुआ है, तो कारोबारी लोग फैसलाबाद में बहुत सारे टेक्सटाइल वाले दोस्त हैं मेरे, वो इस तरफ आए हैं। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, ये भी किसानों का काम है, वो इधर आए हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है। अगर किसान को ऐसे फ़ायदे और मिल जाए तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट और मज़ीद लोग इधर आएंगे जिससे किसान का फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान हमेशा से एक चीज़ चाहता है, वो है खुशहाली। सर देखें, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की पैदावार बेहतर हुई है, किसान खुशहाल है, उसमें खुशहाली आने की वजह से लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है, ज़मीन के ठेकाजात बढ़ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो फर्टिलाइज़र है इस पर कंट्रोल करें,
इसकी चीज़ें जितने भी इनपुट हैं इनके रेट कम किए जाएँ। इनके मुतबादल ऐसे फर्टिलाइजर हाँ, होंगे, इनके खुद मुतबादल रेट इनको भी प्रमोट किया जाए। देखें इतनी इनकी काविश है, इनको किसान फार्मर डे गांव में करने चाहिए ताकि किसानों को अवेयरनेस हो, उनके इल्म में हो कि हमें ये कुदरती खादें इतनी सस्ती मिल रही हैं जो कि हमारे माहौल के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे खाने पीने के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि हम वो जरासीम शुदा खादें इस्तेमाल करें, महंगी भी हैं, जो हमारी पहुंच से भी बाहर हैं और हमारे ख़र्चे भी बढ़ते हैं। तो ये पैदावार भी बेहतर करेंगी और हमारे माहौल के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तो मैं तो ये ज़रूर इस बात पर ज़ोर दूंगा कि हमारे किसानों को इस बात का यकीनन बनाना चाहिए ताकि वो रूढ़ी के साथ साथ ये जो कुदरती खाद है इसको इस्तेमाल करें ताकि अपनी पैदावार भी बढ़ा सकें और मुल्क में खुशहाली हो। मुल्क खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो हमें बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जिस तरह काटन नायाब हो चुकी है, अगर यही सूरत हाल रही तो ये हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ किसान मौजूद थे। राणा साहब की बात बड़ी सही है कि जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हम 22 करोड़ से एकदम 25 करोड़ क्रॉस कर गए हैं, तो हमें उस मुतबादिल अपनी ज़रूरी ज़रूरियात भी पूरा करनी होंगी। यहाँ हमारी ज़रूरी ज़रूरियात वहीं की वहीं खड़ी हैं, बल्कि कम हो रही हैं और हम उसके मुतबादिल जो है कुछ कर नहीं रहे। अगर ऐसी चीज़ें आएंगी यकीनन तौर पर ऐसी काविशें जो हैं वो जैसे यहाँ बायो फर्टिलाइज़र बनी है, तो इन काविशों से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और किसान जो इनकरेज होगा कि वो इसको ज़्यादा फसलों की तरफ आए, क्योंकि अगर उसे एक से नुकसान होता है दूसरी तरफ बढ़ता है। और ये जो अदम इस्तेकाम है, इस सोच को भी रोका जा सकेगा और इससे फ़ायदा जो है हमें भरपूर होगा। हमारी ज़रूरी इजनास के वाले से किल्लत जो है उसका कला कमा किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं अल्टरनेट खाद के ऊपर, तो हमारे पास चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या है ये एक आपने ख़बर भी दी और अयूब सच ने उसके ऊपर बड़ी तहकीक करके लॉन्च किया है, दाम क्या हैं, कितने का पड़ेगा? क्योंकि सचर साहब ने बात की, उन्होंने बताया सारा, लेकिन यकीन तौर पर क्या आवाम को इसका, किसान को इसका फ़ायदा पहुँच सकता है अगर हकीकतन इसको कमर्शलाइज़ किया जाए? तो फिलहाल देखिए यूब रिसर्च की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड भी की जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं। तो उनका ये कहना है कि ये खुद भी मुहैया करते हैं, 200 रुपये की 4 थैले देते हैं, आधा किलो का थैला है, और ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है कि आप बीजों पे जो है वो बीजों को उसमें डाल के जब लगाएंगे तो ये बीज आपके 100% फर्टिलाइज होंगे। ये 100% जो है वो पैदावार भी उनकी होगी। उससे कबल ये होता है कि बीजों का उगाव 60-70% रहता है, लेकिन इससे 100% करना मुमकिन होगा। फिर इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि जो रवायती खादें आपकी देखें, DAP 10,500 की है, यूरिया 3,000 से 3,500 तक की है, ये बहुत बड़ा खर्चा बनता है। ये खर्चा कम करना भी मुमकिन होगा और सिर्फ 200 रुपया खर्च करके आप जो पैदावार है वो 25 से 30% तक बेहतर ले सकते हैं। यानी कि सिर्फ कितने पैसों में? सिर्फ 200 रुपये 200 रुपये में इजाफी लगाकर आपका खर्चा उधर से भी कम हो जाएगा और आपकी पैदावार भी 25 से 30% बेहतर होगी और फिर जो ज़मीन की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बेहतर होगी। देखिए खादें क्या करती हैं कि ज़मीन में जो है वो नाइट्रोजन बढ़ाती हैं, जो ज़मीन को मादनियात चाहिए होती हैं वो मुहैया करती हैं। तो वही काम जो है वो बायो फर्टिलाइज़र करेगी, वही थोड़े पैसों में कि आपकी जो ज़मीन की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उसमें बढ़ाएगी। केमिकल भी नहीं आपको डालना पड़ेगा और खादों की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी बनती है दूसरे तमाम ज़मीनों की ज़रखेज़ी में, देखिए खाद फसल बेहतर करती है, ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासर करती है जो रवायती खाद है, जबकि ये जो नामियाती खाद है ये ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बेहतर करेगी। इसके अलावा जो आपकी फसल है वो भी 25 से 30% बढ़ाएगी। तो इसका बड़ा फ़ायदा, और ये किसानों को सिखाया भी जा रहा है कि वो उधर जाएँ, 1-2 दिन में उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी बायो फर्टिलाइज़र खुद तैयार कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो अपने खेतों में डाल सकते हैं। देखिए ये उधर से बताया गया कि जो लोग ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं, जिनको प्रोग्रेसिव फार्मर्स कहते हैं, जैसे उन्होंने कोई 90-95 मन जो है फी एकड़ गंदम हासिल की, उसने ये किया था कि उसने पूरी जो बायो फर्टिलाइज़र थी वो यूज़ की थी, रवायती खाद खासी कम कर दी थी, बायो फर्टिलाइज़र की मकदार बढ़ा दी, और उसका नतीजा ये निकला कि उसकी ज़मीन इतनी बेहतर हो गई कि 90-95 मन फी एकड़, जो कि अगर आप हिसाब लगा लें तो वो 4 लाख में तो पहुंच गया। अब ये बायो फर्टिलाइज़र है क्या, कैसे तैयार हुई है,
ये रिसर्चर्स ने बताया, लेकिन आपको लगता है कि आप इससे इन टच भी हैं, किसानों से भी इन टच हैं, इसका हकीकतन फ़ायदा किसान उठा सकते हैं और इसके रिज़ल्ट्स आए हैं तो इसको रिकमेंड किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, इसके रिज़ल्ट आए हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार किया है, इसके अलावा ज़मीनों पर भी तैयार किया, और ये बहुत पुराना रवायती एक तरीका था जिसको थोड़ा सा बेहतर करके उसको साइंटिफिक टच दिए गए। देखें जब जंतर लगाकर जो है उसमें जब आप रूटा चलवा देते हैं, या इसके अलावा जो यहाँ पर पराली होती है धान की, बजाय उसको जलाने के अगर आप इकट्ठी करके उस पर रूटा चला दें तो वो ज़मीन में जो है वो सारा सब्ज़ा जमा हो जाएगा। तो इसी तरह से गोबर या सब्ज़ा लेकर उसको वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें दबाना होता है। उसके अलावा जो जो चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं वो डालनी होती है, और एक प्रोसीजर के तहत 1 महीने से जो है वो 1.5 महीने तक जो है वो बेहतरीन उनकी खाद तैयार हो जाती है। तो यूबर सर्च का ये होता है कि उसमें वो तमाम चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। आम फार्मर शायद उस तरीके को समझ ना पाए या बेहतर तरीके से ना कर पाए, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो जो ज़मीन को चाहिए होती हैं, नाइट्रोजन या उसके अलावा जो चीज़ें उसमें खाद में चाहिए वो सारी ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी DAP और यूरिया की जो मकदार है वो कम भी करते जाएँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में किसान यूज़ करते थे, लेकिन फिर अब जो तेज़ी आ गई लोगों में, लोगों के पास पैसा भी आ गया, फिर लोग खुद मेहनत से जी कतराने लगे, तो इसमें ज़रा सी मेहनत लगेगी या थोड़े से पैसे लगेंगे कि उधर से वो ख़रीद ले, तो उसके बाद उनको अपनी जो ज़मीन है वो बेहतर करना मुमकिन होगा। देखें हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा मसला है फैसलाबाद वालों का ये है कि इसकी जो फर्टाइल वैल्यूज़ है ना वो कम होती जा रही हैं, इसकी ज़रखेज़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम रवायती खाद जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। उससे फसल तो बेहतर हो जाती है, लेकिन जब आप नामियाती खाद, जब आप बायो फर्टिलाइज़र की जानिब आएंगे तो आप उसकी ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो भी बहाल करेंगे, बल्कि उसको बेहतर करेंगे। देखें जो 25 से 30% का फ़र्क है, ये इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर आपकी जो यहाँ पर 50 मन अगर एवरेज हासिल हो रही है तो 25 से 30% से 10 मन मज़ीद बढ़ जाएगी, और ये समझ लें कि एक तरह से आपके अखराजात पूरे हो जाएंगे। तो ये मैं यही रिकमेंड करूँगा तमाम फार्मर्स को कि वो खुद इस तरीके को सीखें। अब्दुल, इस दौर में आज के दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही कॉस्टिंग है। इसी कॉस्टिंग ने हर चीज़ को तबाह कर दिया, और ये कॉस्टिंग अगर जो आप बताएं बायो फर्टिलाइज़र के ज़रिए कम कर ली जाए तो मेरे ख्याल में किसान अपना सेविंग मार्जिन बढ़ा सकता बड़ा आसानी से। एग्जैक्टली हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है। देखें खादों का बहुत बड़ा खर्चा, जैसे मैं निशानदेही की कि 10,000 की DAP, 3,000 की यूरिया, तो 13,000 खादों का खर्चा आ गया, 15-16 हज़ार जो है वो ट्रैक्टर का खर्चा आ गया। तो अब ट्रैक्टर का खर्च तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन खादों का खर्च तो आप कम कर सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, आप अपनी कास्ट को भी कम करें और आप अपनी पैदावार को भी बढ़ाएं, दोनों तरह से फ़ायदे लें। अगर आपको गंदम लगाकर या कोई भी फसल लगाकर, मकई लगाकर 120 मन तक जो पैदावार नहीं हासिल होती, कम हासिल होती है, तिल की पैदावार बेहतर नहीं होती, तो फिर आपको तो फ़ायदा कोई नहीं। आप तो वैसे ही हैं जैसे किराए की ज़मीन पर बैठे हुए खिदमतें खलक कर रहे हैं। देखिए जब आप प्रॉफिट के पर्पज़ से करेंगे कि आपने इससे मुनाफा लेना है, तो फिर आपको देखना होगा कि आपके अखराजात भी कम हों, आपकी प्रॉफिट रेशो भी बढ़े, फिर ही जो आप आजकल के दौर में जो अखराजात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फ्यूल महंगा, खादें महंगी, उनका मुकाबला कर सकेंगे और अपनी थोड़ी सी होल्डिंग भी कर सकेंगे ताकि बेहतर प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो यही वजह है किसान कुछ तरीक़ों को अडॉप्ट करके कि महज देखिए ट्रैक्टर का खर्च तो नहीं कम किया जा सकता ना, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो आप जो खाद का खर्च तो कम कर सकते हैं ना कि यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र पर आ जाएँ, ज़मीन भी ज़रखेज़ होगी, आपकी हवा भी बेहतर रहेगी और आपका जो पूरा माहौल है वो बेहतर रहेगा। पूरा माहौल बेहतर रहेगा। और साथ ही जैसे हम सोलर की तरफ लोगों को कहा कि सोलर की तरफ आएँ, तो ये बहुत कॉस्टिंग कम करने के तरीके हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइज़र एक मॉडर्न कमर्शियल वे के अंदर यूबी सर्च की तरफ से लॉन्च की गई है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, किसान फ़ायदेमंद हो और साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे इंक्रीज़ करें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।